नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में कल आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से वीरगति को प्राप्त हुए बीएसएफ जवान अखिलेश राय का पार्थिव शरीर आज राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पहुंचा, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा दिया, साथ ही श्रद्धांजलि भी दी। डीजीपी अशोक जुनेजा के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार वीरगति को प्राप्त हुए जवान अखिलेश राय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के निवासी थे। एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर से श्रद्धांजलि देने के बाद जवान के पार्थिव शरीर को गृह गांव के लिए रवाना किया गया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ध्वनि प्रदूषण के कारण धार्मिक स्थलों के साथ अन्य जगहों पर लाउड स्पीकर हटाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिस पर कई जगह काम शुरू भी हो गया है और मंदिर मस्जिदों के साथ अन्य जगहों से लाउड स्पीकर हटने लगे हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि आदेश पहले का है, जिसे सख्ती से लागू किया गया है, तो इसमें क्या बुराई है। आदेश है, उसका पालन कर रहे हैं। वहीं सांसद में आपको बता दें कि वो संसद में घुसे युवाओं को लेकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कहा कि इस प्रकार का वक्तव्य देना मुझे नहीं लगता तर्कसंगत है। दिग्विजय सिंह आतंकवादियों को भी सम्मान देकर बात करते हैं, बेरोजगारी से इसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। आदेश पहले का है ये सुप्रीम कोर्ट का भी, लेकिन उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाना, समय तय रहता है उसका कि भाई परमिशन लेते हैं कि कब बजेगा, रोज बजेगा तो कब बजेगा, कितनी बजे बजेगा, कितनी आवाज़ में रहेगा, ये सब पहले से सारा तय है। तो सख्ती से उसका इम्प्लीमेंट हो जाए, ये आदेश हुए हैं और निश्चित रूप से उसका इम्प्लीमेंट होगा। अगर कोई बात अगर उसको पूरी करना है तो अगर कहा है और आदेश किया है उसका इम्प्लीमेंट करने का, तो क्या बुराई है, होगा। अपन चाहते हैं कि भाई उनका पालन हो, जो नियम है कानून है उसका पालन होना चाहिए, तो होगा। कर रहे हैं कोशिश पूरी। मुझे लगता है इस प्रकार का वक्तव्य देना, मुझे नहीं लगता है कि कोई तर्क संगत है। अब दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, लेकिन वो आतंकवादियों को भी अगर कोई सम्मान देकर के बात करते हैं, ये तो पहले भी कई बार छप चुका है। तो इससे ज़्यादा क्या, अब उसकी सुरक्षा को लेकर के वो बेरोजगारी से इसका कहाँ तुलना कर रहे हैं वो, कि भाई बेरोजगारी है इसलिए वहाँ उस पे करेंगे, हाँ पार्लियामेंट पे करेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जिम्मेदार हैं वो, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिम्मेदार। विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले 2 पूर्व विधायकों के ऊपर गाज गिरी है। कांग्रेस ने 2 पूर्व विधायक को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पूर्व विधायक विनय जायसवाल और बृहस्पति सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है। दोनों ही नेताओं ने चुनाव में हार के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे। पार्टी ने पूर्व विधायकों के बयान पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। ये निष्कासन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों द्वारा प्लांट आईडी ब्लास्ट में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। जवान की पहचान अखिलेश राय के रूप में हुई है, जो कि बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। अखिलेश राय सर्च अभियान के दौरान थाना परतापुर के अंतर्गत सड़क टोला के पास टेकरी में नक्सली द्वारा प्लांट बम की चपेट में आ गए थे। गंभीर रूप से घायल अखिलेश को साथी जवानों द्वारा पंखाजूर अस्पताल ले जाया गया, जहां से इलाज से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया था। शहीद जवान अखिलेश राय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले के केस में अब तक जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत अर्जी को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई। अब इस मामले में 8 जनवरी तक सुनवाई टल गई है। इस केस में हाई कोर्ट के जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित कोयला घोटाला में रानू साहू को बीते 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से लोअर कोर्ट में भी याचिका दायर की थी।
जो कि खारिज होने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले में सुनवाई शुरू है और कोयला घोटाले में उन पर लगे गंभीर आरोप भी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। फिलहाल इस मामले से जुड़े वकील डॉक्टर सौरभ पांडे ने बताया कि गुरुवार को जमानत याचिका पर बहस शुरू हुई और आरोपी अफसर रानू साहू के वकील ने भी अपनी तथ्य प्रस्तुत किए थे। जो सुनवाई अब तक अधूरी है और उसको लेकर के हाई कोर्ट से 8 जनवरी तक का समय दिया गया है। कोल स्कैम से रिलेटेड हमारा इन्वेस्टिगेशन हुआ था, तो कोल स्कैम से रिलेटेड जो हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसमें हम लोग ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के पश्चात हमने अपनी चार्जशीट जिसको कहते हैं प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट हमने पेश की थी। पहली प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पेश की, फिर उसका दूसरी पेश की, तीसरी पेश की। वो इन्वेस्टिगेशन संदर्भ में जैसे जैसे हमारे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करता गया और जैसे जैसे लोगों के नाम सामने आते गए और जैसे जैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमको मिलता गया, वैसे वैसे हमने उस संदर्भ में लोगों के जो है स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करके तत्पश्चात उसे संदर्भ में दस्तावेज गैदर करके हमने अपना जो है प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल किया था। और उसी तारतम्य में श्रीमती रानू साहू जो कहीं की कलेक्टर थी, मैं अभी मेरे को ज्ञात नहीं हो रहा है, कलेक्टर थी, उनके संदर्भ में भी हमने अपनी प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की थी। और श्रीमती रानू साहू के द्वारा हाई कोर्ट बिलासपुर के समक्ष अपनी जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसकी सुनवाई आज हाई कोर्ट के समक्ष हुई है। और उस सुनवाई में जो रानू साहू की तरफ से जो भी सबमिशंस देने थे, वो उनके वकील साहब जो उपस्थित हुए थे उनकी तरफ से वह सबमिशंस प्रदान किए गए। और किंतु उनके वकील साहब के द्वारा और भी कुछ सबमिशन दिए जाने शेष थे, तो उस मामले को रिजर्व किया गया है ऑनरेबल जस्टिस NK व्यास के कोर्ट के समक्ष। और आगामी तारीख जो उसमें फिक्स की गई है वो है 8 जनवरी 2023। इसी बीच एक नई घटना आई जो कि वो ऐसी थी कि इसी कोल मामले के संदर्भ में श्रीमती सौम्या चौरसिया जो कि स्पेशल सेक्रेटरी हुआ करती थी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में, उनकी जमानत याचिका निराकृत कर दी गई है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। और उस जो उनकी जमानत याचिका जो निराकृत की गई है उसमें उनकी जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया। ना सिर्फ निरस्त कर दिया गया है बल्कि उनकी उस जमानत याचिका में 1 लाख रुपया का फाइन भी लगाया गया है, जो कि इसलिए लगाया गया है क्योंकि उनकी जमानत याचिका में कुछ ऐसे सबमिशंस उनके द्वारा किए गए हैं जो कि वास्तविक नहीं है, अवैधिक हैं, इसलिए उस लिहाज से वो फाइल किया गया। ये भी बता देना आवश्यक हो। खबर कांकेर से है, जहां ग्रामीण डाक सेवक अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर 12 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र में डाक व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। ग्रामीण डाक सेवक जिले के पंखाजूर मुख्य डाकघर परिसर के बाहर धरना आंदोलन पर डटे हुए हैं। आज पंखाजूर पुराना बाजार से नया बाजार तक रैली निकालकर अपना प्रदर्शन किया गया। हम लोग अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की भारत देश के आह्वान पर हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार आज आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे जो ग्रामीण डाक सेवक, जिसका प्रभाव जो है कि नहीं ग्रामीण अंचलों में लगभग 90% आबादी होती है, परंतु आज तक हमारे साथ केंद्र सरकार कभी न्याय नहीं किया है। आज 4 घंटे की ड्यूटी बोलकर हमारे साथ शोषण किया जा रहा है, जबकि हमें लगभग 8 घंटा ड्यूटी या 8 से ज़्यादा 10 घंटे की ड्यूटी हमारे से कराया जाता है। गाँव में जो विभिन्न प्रकार की योजनाएँ होती है, जिस प्रकार से अभी जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक उसे भी थोपा गया है, डाक जीवन बीमा होता है, RD, SB, TD और महिला सम्मान निधि, सुकन्या समृद्धि योजना, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो योजना है उसका संचालन ग्रामीण डाक सेवकों के द्वारा किया जाता है। परंतु उसके एवज में हमें मात्र 10 से 12 हज़ार रुपये दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि हमारी पूरी तरह शोषण हो रहा है। इसीलिए हम लोग हड़ताल पर उतरे हैं जब तक हमारी मांग। जैसे हम लोग के यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, पूरे गांव में हम लोग RPLI खोल चुके हैं, पूरा जीवन बीमा ग्राम घोषित हो चुका है, सुकन्या ग्राम घोषित हो चुका है। गांव में एक बच्ची ऐसी नहीं होगी जिसका हमने खाता नहीं खोला है उसके घर पर जाकर। जब भी टारगेट आ जाता है हम हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन उसके विपरीत सरकार कभी भी हमारे मांगों पे पूरा नहीं करना चाहती है, इसीलिए हम हड़ताल पे आए हुए हैं। क्या मुख्य मांग है आपकी?
8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए और रेगुलर हो जाए हम लोग। न्यूनतम एक पेमेंट हमको मिलना चाहिए। इस कम पेमेंट में हम लोग। खबर कोरबा से है, जहां भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के अमल के लिए शिविर के माध्यम से लोगों से आवेदन लिए जाने थे, जिसके लिए निगम क्षेत्र में विभिन्न तारीख को शिविर लगाए जाने थे। नगर निगम ने मुनादी कर 15 तारीख को दशहरा मैदान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर में शिविर लगाने की जानकारी आम जनों को दी थी, किंतु देर शाम उक्त शिविर को स्थगित कर दिया गया, जिसकी सूचना आम जनों तक नहीं पहुंच पाई और लोग सुबह से ही शिविर स्थल पर परेशान होते दिखे। जानकारी के मुताबिक नगर निगम आयुक्त ने देर शाम निगम के व्हाट्सएप ग्रुप में शिविर स्थगित होने की जानकारी डाल दी थी, परंतु जोन प्रभारी के द्वारा वार्ड पार्षदों को इस संबंध में सूचना नहीं दी गई और न ही आज सुबह शिविर स्थल पर पहुंचकर लोगों को कार्यक्रम स्थगन के बारे में किसी प्रकार की सूचना साझा की गई। आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, आधार कार्ड बोले हैं, पैन कार्ड बोले हैं, सबके लिए आए। अब क्या करेंगे? यहाँ क्या बोल रहे हैं? अब क्या बंद है? नहीं, कार्यक्रम तो पूरा यहाँ नियम से जो भी होना था वो हो चुका था, लेकिन कल शाम को जानकारी आई है कि गाड़ी जो यहाँ आने वाली थी उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, जिसके कारण गाड़ी यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाई है। ठीक, तो जितने हमारे जो सूची अनुसार कार्यक्रम निर्धारित वो चलेंगे। जैसे कल 16 तारीख से 2:30 बजे से वहाँ दरी जोन में कार्यक्रम है, वहाँ नियम से संचालित रहेगा कार्यक्रम। ठीक, यहाँ जो कार्यक्रम था वो 22 तारीख को 2:30 बजे यहाँ संचालित होना है। इसकी सूचना देने ही मैं यहाँ आया हूँ ताकि लोगों को बेवजह परेशान ना होना पड़े। पर ये सर सूचना आधी रात को शायद आई है। नहीं, शाम को मिली है सूचना जी। आम पब्लिक जो परेशान हो रही है इसके लिए आम पब्लिक के लिए एक मुनादी और करा रहे हैं हम, ताकि लोगों को इसकी जानकारी हो जाए। और साथ ही यहाँ मैंने अपनी 2 स्टाफ छोड़ दिए हैं ताकि लोग आए तो यहाँ सूचना दे सके उनको कि 22 तारीख को सेकंड हाफ में यहाँ कार्यक्रम खुद से होगा और अभी जितने और भी जो जोनों में होने थे वो निर्धारित समय पर वहाँ संपन्न हो। खबर पंखाजूर से है, जहां धान का कटोरा कहे जाने वाले परलकोट क्षेत्र में किसानों को धान खरीदी केंद्र में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार शासकीय धान खरीदी केंद्र माटोली में किसानों को लूटा जा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि माटोली धान खरीदी केंद्र के प्रभारी द्वारा प्रति 40 किलो के बोरी में 1 किलो की कटौती की जा रही है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष असीम राय द्वारा इसका विरोध किया गया एवं क्षेत्रीय अधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए मिलीभगत की आशंका जताई और कहा, अगर किसानों को लूटना बंद नहीं किया गया तो विधायक एवं कलेक्टर को लिखित शिकायत करेंगे। किसान अपने हित में लिए करता है और यहाँ के जो अधिकारी लोग बैठे हैं इनके फर्जीवाड़ा करने के लिए आदत हो चुका है। और क्या, जब फाड़ दिया जाता है, फाड़ में कम से कम 2 लाख 3 लाख 5 लाख उनको देकर फाड़ का अलॉटमेंट की जाती है। इस फाड़ में जो अलॉटमेंट किया था पहले फर्जीवाड़ा लोगों किया था। हम लोग जब सरकार आने के पहले भी हम लोग जब धरना प्रदर्शन धमकी दे उसके बदल दिया, पर इनको फर्जीवाड़ा करने तो इनको लालच लगा है सालों से। ये बंद नहीं हो रहा है, पर भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के माध्यम से कह रहा है अगर ये बंद नहीं करेंगे इस अधिकारी को विरोध में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अब तक धान का परिधान नहीं हुआ है, जो कि अभी धान का जो स्टॉक है वो अधिक मिलेगा, जिस पर अभी अगर जांच की जाए तो बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं जो यहाँ पे आते नहीं है, उस पर क्या कहेगी? आज मैंने डीएमओ का नंबर लिया हूँ और मैं डीएमओ से बात करूंगा और नहीं होगा तो अपने मुख्यमंत्री अपने विधायक से भी बात कराऊंगा कि जितना जल्द हो इसका परिवहन करे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन लगातार जारी रहेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरबा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रेलर चोरी का खुलासा किया है। इसमें पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार CASB चौकी क्षेत्र से 3 दिसंबर को चोरी किए गए ट्रेलर के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मामले में मुख्य आरोपी कोरबा का रहने वाला है, उसके साथ 5 अन्य लोग हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि भोलेश पेशेवर है और अन्य जिलों में भी पता की जा रहा है कि वह भी ट्रक की चोरी की गई है या नहीं। इसमें रायपुर के 2 कबाड़ी भी शामिल हैं, जिन्हें भी पकड़ लिया गया है। साइबर की टीम के साथ CASB चौकी पुलिस की टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
काफ़ी दिनों से कोरबा में ट्रकें चोरी हो रही थी। इसमें लेटेस्ट जो ट्रक चोरी जो हुआ था वो सीसीबी चौकी में हुआ था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें अपराध क्रमांक 545/23 और 3 दिसंबर को इसमें ट्रक चोरी हुई थी, जिसका आईपीसी की धारा 379, 120B, 201, 34, 411 और 413 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था। शुरुआती दौर पे इसमें 379 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, बाद में बाकी धाराएं जुड़ी गई है। इसमें एक लगातार जब इसमें अलग अलग टीमें काम कर रही थी, खासकर सीसीबी की टीम और कोतवाली पुलिस के साथ साथ में इसमें लगा हुआ था साइबर क्राइम, साइबर का जो हमारे जो मामले जो देखते हैं, सभी लोगों में पहला क्लू जो मिला था वो ट्रक का मूवमेंट का पता चला था कि कोरबा शहर से किस ओर ले जाई जा रही है। इसके आधार पर लगातार ये लोग जब चेकिंग सीसीटीवी कैमरे का पैटर्न जब देखते गए तो उसमें एक आदमी का लोकेशन दिखा, उसके साथ साथ में 2 लोग और थे जो बाइक और बोलेरो से इस गाड़ी के आगे पीछे थे। इस गाड़ियों के आधार पे और सीसीटीवी कैमरे के आधार पे इसमें मेन अभियुक्त जो है उसका नाम भोलेश है, भोलेश पाल, जो रहने वाला हरदी बाजार क्षेत्र का है। उसके पास से जब उसको कब्जे में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो ये 3 अपने अन्य साथियों का नाम बताया था, जिसमें विनोद कुमार आदित्य है, संदीप कुमार राय है, कीर्ति कुमार शर्मा है। ये सब चारों मिल के ट्रक चोरी करते थे और मुख्य सरगना इसमें भोलेश था। इसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है और इन लोगों ने यह स्वीकार किया कि ट्रक चोरी करने के पश्चात ये रायपुर में गाजी खान और राशिद खान, जो रहने वाले बिरगांव रायपुर के हैं, इनके पास उस ट्रकों को बेचते थे। राशिद खान और गाजी खान को भी पुलिस अपने कब्जे पे लिया हुआ है। इनसे जब भी प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है उसमें इन्होंने स्वीकार किया कि आरोपियों के द्वारा कुल इधर से 4 ट्रकें इनके अलग अलग डेट में चोरी की गई थी और उनके पास ले जाया गया था। इसको कटिंग करने के पश्चात ये किसी अन्य व्यक्ति को बेचे थे। इनके पास से कुछ अभी के जो लेटेस्ट जो ट्रक चोरी हुई थी सीएसबी के, उसके कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ पार्ट्स उसके बरामद हुए हैं। और जो पुराने जो ट्रक के जो चोरी जो हुई बता रहे हैं उसमें एक दीपिका का है जो नवंबर महीने में चोरी हुई थी और सीएसबी चौकी में ही 1 फरवरी महीने में एक ट्रक चोरी हुई थी और उसी प्रकार से दर्री थाने में मई के महीने में एक ट्रक चोरी हुई थी। तो कुल 4 ट्रकों को इन्होंने अपराध करना स्वीकार किया है। अभी 6 आरोपी को इस चोरी के मामलों में अभी भेजा जा रहा है। बाकी जो 3 अन्य थानों में जो अपराध पंजीबद्ध हुआ है उसमें भी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अन्य आरोपी जो है जो बचा हुआ है उसकी भी पता तलाश की जा रही है। सर, जो मुख्य आरोपी है इसके खिलाफ और भी मामले दर्ज हैं? अभी तक जो जब प्रारंभिक जानकारी आई है उसे भी पूर्व में ये एक ट्रक चोरी के मामले में पामगढ़ में इसके खिलाफ में कार्रवाई हुई थी और जेल भेजा। छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर बिलासपुर को माना जाता है। शहर में यातायात व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए 16 करोड़ की लागत से मल्टी पार्किंग का निर्माण कराया गया। इसमें 400 कार के साथ 500 मोटरसाइकिल रखने की क्षमता है। बावजूद इसके इस्तेमाल पार्किंग के रूप में कम और असामाजिक तत्वों के द्वारा ज्यादा किया जा रहा है। इसके साथ ही शहर के मार्ग में शासकीय विभागों के वाहनों के साथ आम आदमी भी सड़क पर अपनी वाहनों को खड़ा कर रहे हैं, जिसके कारण इस सड़क पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका प्रचार प्रसार शासन के द्वारा नहीं किया गया है, जिससे लोगों को जानकारी नहीं है और अव्यवस्था तो है लेकिन वो यूजलेस हो गया है, जिसका लोगों तक जानकारी को पहुंचाया जाना चाहिए, तब लोग उसका लाभ ले सकेंगे। शहर के सारे प्रमुख कार्य प्रशासन और ट्रैफिक विभाग को ध्यान देना चाहिए। वो लोगों को बताएं कि यहाँ पे पार्किंग सुविधा दी गई है द्वारा लोगों को इस जानकारी दिया जाना चाहिए ना, तब लोगों को लाभ मिलेगा, नहीं तो वो यूजलेस पड़ा रहेगा। हमारे यहाँ न्यायालय में बहुत ज़्यादा व्यवस्था पार्किंग की है, वहाँ पे कुछ आरक्षित करें कि न्यायालय की भी वाहनों को रखा जाए, वहाँ पे कुछ जगह दे तो वहाँ पे भी रखा जा सकता है। प्रशासन इस पर ध्यान दे तो निश्चित रूप से उसका लाभ लोगों को मिलेगा। मैं के मिश्रा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट। शहर में वर्तमान में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास एक मल्टी लेवल पार्किंग का कुछ महीने पहले उद्घाटन हुआ था, जिस पे पार्किंग हेतु हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग जो रोड पे पार्किंग कर रहे हैं कलेक्टेड और न्यायालय के सामने, उनको क्रेन के माध्यम से उठा करके थाना लाया जा करके फ़ाइन काटा जा रहा है। और शहर के अन्य स्थानों पर भी जो ऐसे नो पार्किंग स्थान पर गाड़ियाँ लगा रहे हैं, डेली लगभग 50 से
70 गाड़ियों के बीच नो पार्किंग की कार्रवाई की जा रही है, और जिससे कि आम नागरिकों को कोई समस्या ना हो। सर, करोड़ों की लागत से पार्किंग व्यवस्था के जो मल्टी पार्किंग का व्यवस्था हो किया गया है, लेकिन उसमें जो वाहन नहीं के बराबर रखे जा रहे हैं, क्या इसके लिए कुछ किया जा रहा है? इसके लिए हमारे द्वारा नो पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी कर रही हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है, और लोगों को बताया भी जा रहा है कि पार्किंग में गाड़ी रखें, जिससे आपकी गाड़ी सुरक्षित भी रहेगी और आपको फ़ाइन भी पटाना ना पड़े। और मैं आप मीडिया के माध्यम से अपील भी करता हूं कि लोगों को आप लोग के माध्यम से भी अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए कि पार्किंग में ही गाड़ी लगाएं। सर, मल्टी पार्किंग में देखा गया है कि वहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो रहा है, रात को वहाँ शराब किया जा रहा है, किसी बोतल भी पड़े हुए हैं, तो क्या इस पर कभी यातायात में ध्यान दिया? यातायात से संबंधित तो नहीं है, परंतु आपने संज्ञान में लाया तो निश्चित तौर में संबंधित थाना प्रभारी को इस बारे में। भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक सावित्री मंडावी ने अपने निवास पर कार्यकर्ता का विशाल विजय रैली निकालकर मतदाताओं का आभार जताया। जानकारी के अनुसार भ्रमण के दौरान डीजे पर थिरकते हुए कार्यकर्ताओं के साथ पदाधिकारी भी शामिल हुए। सावित्री मंडावी ने भानु प्रतापपुर विधानसभा में 2 बार अपनी जीत दर्ज की है, जहां उन्होंने 2022 में हुए उपचुनाव में अपेक्षा इस बार भारी बहुमत से जीत हासिल की है। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अब मुझे जनता ने 5 साल तक सेवा करने का मौका दिया है। मैं सुनिश्चित ही जनता के मांगों के अनुरूप कार्य करने का भरपूर प्रयास करती रहूंगी। खबर सरगुजा जिले से है, जहां सरगुजा जिले में कड़ाके की ठंड देखी जा रही है, जहां इस ठंड में लोगों के अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं और काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से शाम तक सभी गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं। दरअसल सरगुजा जिले के हिल स्टेशन मैनपाट में आज का तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं मैनपाट के कई क्षेत्रों में पाले की परत बिछ गई। इधर जिला मुख्यालय अंबिकापुर का तापमान 5 से 6 डिग्री सेल्सियस रहा। मैनपाट में बहुत ज़्यादा ठंड है और आज तो बहुत ज़्यादा ठंड, पाला पड़ा हुआ है और कड़ाके की ठंड से लोग घर से निकलना दूभर हो गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बहुत ठंडा है यहाँ, 8 बजे निकलने में बहुत ख़राब है। सुबह बहुत मैनपाट में ठंडी है, इतना ठंडी है कि मत पूछिए। खबर नीमच से है, जहां हिंदू मुस्लिम संगठनों की बैठक ली गई। इस दौरान एसडीएम ममता खेड़े और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया द्वारा सर्व समाज, धर्मगुरु और हिंदू मुस्लिम संगठनों की आवश्यक बैठक ली गई। मुख्यमंत्री के निर्देश धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में आज सर्व समाज की बैठक ली गई। इसमें सर्वसहमति से धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदंड के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने को लेकर सहमति बनी है। वहीं डीजे के उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। नगरपालिका अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश में निर्देश हुए हैं, ध्वनि विस्तारण यंत्रों के प्रतिबंधन और नियमन को लेकर लोगों को जानकारी दी गई, जो वैधानिक प्रावधान है और उसके जो भी व्यवहारिक समाधान है उसके लिए चर्चा हुई और ये एक स्वस्थ चर्चा रही। जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे धार्मिक नेता और जो धार्मिक स्तंभों के विनियमनकारी हैं और जो समाज के प्रमुख लोग हैं, उन्होंने खुद ही सहमति व्यक्त की है और बड़ी प्रसन्नता जाहिर की इस बात को लेके कि जो ध्वनि प्रदूषण का या ध्वनि विस्तार का स्तर है वो जो जन स्वास्थ्य के अनुकूल रहे, तो सभी लोगों की सहमति बनी है और आज शाम तक शहर में एक प्रभावी कार्रवाई खुद संस्थानों की ओर से देखने को मिली। डीजे को लेकर क्या निर्देश है? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।